हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो हमारा सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर तो आपको पता ही है कट हो गया है सिलेबस से क्लास 11th की। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहली बात है यूनिट्स होती क्या हैं और हमें इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ यूनिट्स के बारे में, तो देखो पहले हमारे पास किसी भी चीज़ की, अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं तो हमारे पास यूनिट्स थी ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा, हम जो कपड़ा है वो मीटर हाथ से मापते थे, है ना। कपड़ा लेने जाते तो वो हाथ से माप के हमें देता था। तो ये सब चीज़ें थी। अगर हम देखो मास की यूनिट देखें, मतलब अगर सब्जी लेने जाएं, कहीं पर पाउंड यूज होती थी, कहीं पर उन सब ने अपने अपने वेट बना रखे थे कि इतने को हम 1 kg कहेंगे, इतने केजी का भी नहीं पता था कि हमें इतना अमाउंट एक फ़िक्स कर दिया, किसी भी चीज़ से मेजर करके वो दे देते थे। तो हमें इन चीज़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हमारे लिए। तब जा कर के हमारे पास एसआई यूनिट्स आई। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब तब हमने इंटरनेशनल लेवल पर ये बात उठाई कि हमें कुछ फिक्स यूनिट्स की ज़रूरत है। हमें ऐसी फिक्स यूनिट की ज़रूरत है जो हर जगह पर सेम हो। ठीक है, तब हमारे पास यूनिट्स आई थी। और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। उन 7 क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल। और इन क्वांटिटीज़ के यूनिट को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास? मास की यूनिट केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, और अमाउंट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडला, है ना। लुमिनियस इंटेंसिटी की हमारे पास क्या है? कैंडला है। अमाउंट ऑफ मैटर मोल है। एक क्वांटिटी और क्या रह गई हमारे पास? करंट की एम्पियर है। तो ये सब 7 क्वांटिटीज़ वहाँ पर डिस्कस की गई और जिनकी यूनिट्स हमने डिफ़ाइन की यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये हमें अच्छे से आनी चाहिए, बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। और जब हमने यहाँ तक अपनी 7 यूनिट्स को डिफ़ाइन कर लिया था, उसके बाद बोलते ना हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती ही जाती हैं। तो वही काम हुआ, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई। फिर हमने कुछ टाइम के बाद दोबारा से कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने डिस्कस किया एंगल्स को। 2 तरह के एंगल्स को डिस्कस किया। एक हमने किया प्लेन एंगल को डिस्कस और एक हमने किया सॉलिड एंगल को डिस्कस। तो प्लेन एंगल्स की आ गई हमारे पास रेडियन और सॉलिड एंगल की आ गई स्ट्रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एंगल्स की अपने पास हमने बाद में डिस्कस की। हमारे पास ये उनकी यूनिट्स हैं, जो इनको हम फंडामेंटल में नहीं, जिनको हम सप्लीमेंट्री के तौर पे पढ़ते हैं। फंडामेंटल में हम 7 ही पढ़ते हैं, ये हमारी हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इस चैप्टर में हम एक 2-3 यूनिट्स और पढ़ते हैं। वो क्या है हमारी यूनिट्स? एक है हमारे पास
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल, जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारी, वो एक बड़ी यूनिट है जो हमें डिस्टेंस बताती है सन टू अर्थ का। एक जैसे हमारे पास हो गई लाइट ईयर, और तीसरी है हमारे पास, इसको हम पार सेकंड बोलते हैं, पूरा नाम होता है पैरालैक्टिक सेकंड। तो ये 3 यूनिट्स हम और पढ़ते हैं। अभी तो सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन तो नहीं है, पर फिर भी हम एक बार हमें नाम से पता होना चाहिए क्या क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल और लाइट ईयर और पैरालैक्टिक सेकंड। तो देखो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, पूरा तो हम नहीं करेंगे कि एक एक टॉपिक मैं आपको करवा पाऊँ, जो भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है वो है हमारी डायमेंशनल फॉर्मूले, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं उनको बोलूँ तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट का नाम दूँगी। डायमेंशनल फॉर्मूले से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूले। देखो पहले पता होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूले होते क्या हैं। किसी भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मैंने कोई भी क्वांटिटी दी बट मुझे उसको रिप्रेजेंट किस में करना है, फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो अगर मैं हर किसी यूनिट को फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाऊँ तो मैं उसको कहूँगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीड, क्या हमने स्पीड को, जब मैंने आपको जो 7 क्वांटिटी पढ़ाई अभी फंडामेंटल्स, क्या उसमें हमने इसको इंक्लूड किया था? नहीं ना, क्योंकि स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब मुझे इसको फंडामेंटल की फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने इसको चेंज करना स्टार्ट किया। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, कैन वी राइट इट और नॉट, है ना। तो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो इन दिस वे वी कैन चेंज एवरी क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है, जब भी हम डिस्टेंस को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से ही करेंगे। तो L T और ऊपर आकर के क्या हो जाएगी -1। तो दिस इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड, क्लियर। तो ऐसे करके हम हर एक क्वांटिटी को अपने फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और उसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि बेसिक फॉर्मूले का। फॉर एग्जांपल जो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊँगी ना कंटेंट, आप ये देखना कि दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से आपको क्वेश्चंस अपने एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। प्रेशर, अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला करना है अगर मैं प्रेशर का, मान लो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ, पहले मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, हमने लिख लिया।
अब दूसरी बात, फोर्स भी फोर्स भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एरिया भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब हमें इनको दोबारा से चेंज करना होगा। तो फोर्स की जगह लिख दिया हमने मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया की जगह, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, मास भी हमारा फंडामेंटल में आ गया, लेंथ का स्क्वायर ये भी फंडामेंटल में आ गया, बट एक्सेलरेशन अब दोबारा से फंडामेंटल में नहीं है। तो मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, तो मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, वेलोसिटी बाय टाइम। अब भी सारी चीज़ें फंडामेंटल में आ गई, बस मेरे पास ये वेलोसिटी फंडामेंटल में नहीं है। तो m बाई एल स्क्वेयर टी इंटू, मैं इस वेलोसिटी को फिर से चेंज कर देती हूँ, ऊपर डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब देखो, अब सारी चीज़ें हमारे पास किस में है, फंडामेंटल में। तो अब m मास के लिए m इंटू डिस्टेंस है तो l, तो ऊपर तो हमारे पास क्या क्वांटिटी आई, ml आ गई, और नीचे l की 2 है तो मैंने l की 2 लिख दिया, t की 2 है तो t की 2 लिख दिया। यहाँ पर l की क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो m, यहाँ पर l की 1 है, ये 2 है, ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा, -1, और ये t भी ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। तो ऐसे करके हम डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो एक और तरीका है, हम बिना ये सब किए भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते थे। वो कैसे, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है mlt माइनस, तो डायरेक्ट लिखो, एरिया का पता है डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो वही फार्मूला आ जाएगा, m ऊपर लेके जाएंगे l-1 और t-2। तो बिल्कुल बेसिक से भी मैंने आपको समझा दिया है और यहाँ से भी मैंने आपको समझा दिया है, और बिल्कुल अच्छे से आपको ये सब कर लेना है। बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं, सारे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो कुछ बेसिक से जो डायमेंशनल फार्मूले हैं, जैसे फोर्स के फार्मूले से मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई कि कैसे कैसे आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको समझा रही हूँ इम्पल्स के लिए। देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स। दो तरीके हैं, इम्पल्स को हम फोर्स इनटू टाइम भी कह सकते हैं और चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। तो किसी भी तरीके से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं फोर्स इनटू टाइम से निकालूँ तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t-2 इंटू टी, तो क्या आ जाएगा ml t, यहाँ पर -2 यहाँ पर +1, तो क्या बचेगा -1। तो दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स। तो ऐसे करके मतलब हमें एग्जैक्ट कहाँ तक पहुँचना है, अपने बेसिक फॉर्म तक, mlt की फॉर्म में पहुँचना है। जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक उनको चेंज करते रहो। तो यही हमारा वे है डायमेंशनल फार्मूले निकालने का, ये आपको याद रखने हैं। अभी मैं आपको अगर कुछ यूनिट्स भी आपको याद रखनी चाहिए। देखो जैसे 1 मिली कितना होता है, 1 मिली के लिए क्या यूज करते हैं हम, 10⁻³ माइक्रो के लिए
ये भी कुछ याद रखने की चीज़ें हैं। 10 की पावर -9 नैनो के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 10 की पावर -6, नैनो के लिए 10 की पावर -9। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन तो बहुत बार यूज होता है ना, इसके लिए होता है 10 की पावर -10। और इतना भी याद कर लोगे एंगस्ट्रॉन तक भी तो बहुत है, या मेनली आपके पिको में पिको भी, चलो फर्मी याद कर लो इसके बाद, ज़्यादा पूछने वाले मैंने आपको कहा। वैसे तो एक्जा पीटा सब होते हैं, बहुत आगे तक हम कर सकते हैं इनको, बट इतना तक ही कर लो आप। प्लस में भी आती हैं ये वैल्यूज सारी, 10 की पावर -15। तो बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार यूज होने वाली है वो यही है, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉन, फर्मी। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। होप कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, देखो सिग्निफिकेंट फिगर कहने के लिए आप बुक देखोगे आपको 5-6 रूल्स मिलेंगे, 7 तक भी रूल्स हैं, है ना, बट मैं आपको सिर्फ 2 रूल्स बताऊंगी। एक सिंपल क्वांटिटीज़ के लिए, एक डेसिमल के लिए, ठीक है। नॉन डेसिमल, एक नॉन डेसिमल के लिए और एक डेसिमल के लिए। नॉन डेसिमल में चीज़ों को माप दो पहली नॉन जीरो से अगली नॉन जीरो तक, नॉन जीरो टू नॉन जीरो, बस ये देखना है, नॉन जीरो टू नॉन जीरो, बस इसके सिवाय कोई रूल नहीं है। कितने भी एग्जाम्पल ले लो कहीं पर भी फेल नहीं होगा। पहली नॉन जीरो डिजिट देखो और लास्ट की नॉन जीरो डिजिट देखो, उससे पहले क्या जीरो लगी हैं बाद में क्या लगी हमें कोई मतलब नहीं। मान लो यहाँ पे 0 1 2 0 3 4 0 0, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है 1 और लास्ट वाला नॉन जीरो क्या है 4। बस मुझे यही 2 चीज़ देखनी है, मुझे सब चीज़ों को ऐड कर लेना है पहली नॉन जीरो से अगली नॉन जीरो, बस इतना ध्यान रखो। नॉन जीरो टू नॉन जीरो, 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पर 5। बस चीज़ों को माप दो पहली नॉन जीरो से अगली नॉन जीरो तक। अगर यहाँ पर 1 होता तो अब मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ तक हो जाते, 3 और बढ़ जाते तो मेरे कितने हो जाते 8 हो जाते। मुझे चीज़ों को मापना है पहली नॉन जीरो से लास्ट की नॉन जीरो तक, ठीक है। अब बात है वो था नॉन डेसिमल, अब है डेसिमल सिस्टम की बात। अगर किसी भी क्वांटिटी में पॉइंट लगा हो तो क्या करेंगे। मान लो ऐसे 0.12 0100 ऐसे है, और दूसरा मैं लिख दूँ 0.001205 ये लिख दिया मैंने। डेसिमल में हमें सिर्फ और सिर्फ पहली नॉन जीरो देखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है पहली नॉन जीरो। अगर डेसिमल नहीं है तो पहली और आखिरी नॉन जीरो डिजिट ढूंढनी है। अगर डेसिमल सिस्टम है
तो सिर्फ पहली नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट यहाँ से शुरू हो गई, उसके बाद कुछ भी हो सारे क्या होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए 6। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है पॉइंट के बाद, पर मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढनी है अपनी पहली नॉन जीरो बस, उसके बाद सब सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं 5। तो सिर्फ ये 2 रूल्स हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ है। हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी और रूल को पढ़ने की। अगर हमने ये पढ़ लिए तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। अब अगर देखो मैं आपसे पूछूं कि 0.20 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पर 0.20 में और 0.0247 में? बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, सिर्फ पहला नॉन जीरो। तो नॉन जीरो के बाद कितने हैं 2, यहाँ पर पहला नॉन जीरो 2 है, तो उसके बाद कितने हैं 3। तो सिर्फ हमें पहला अपना नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, उसके बाद सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे रहेंगे। होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब देखो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें कभी ऐड करना भी आ जाता है। तो मान लो अगर हमें 8, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है, ऐड 7.5 और 9.8, तो सिंपल एडिशन है, सब कर लेंगे। 8 और 5 13, 3 1, 9 और 7 16 और 1 17, तो 70 हमारा आंसर आया 17.3। अब अगर हमें कहा गया कि जो हमारा रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कितने, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। अगर मैं इसमें देखूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 हो गए, क्योंकि पहला नॉन जीरो मेरा क्या है 1 से शुरू हो गया, 1 2 3। मेरे रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं और हमसे पूछा गया है जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। तो 17.3 मुझे राउंड ऑफ करना है। अगर कहीं पर 3 हो तो उससे पहले वाली डिजिट सेम रहती है। अगर यहाँ पर 3 की बजाय 6 होता तो मैं पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज कर देती, तो यहाँ पर आंसर मेरा रहेगा 17। क्या आंसर रहेगा मेरा 17। तो ऐसे हमें करके देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे आएंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन है। अभी जैसे हमें करना है 8.2 और उसमें हमें ऐड करना है 10.175। अगर हमें ऐसे ऐड करना है तो आंसर 573.81 यही होगा आई थिंक। अब देखो इसमें भी हमारे पास कई केस हैं। अगर हमें कहा जाए कि इस रिजल्ट को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पहले तो मुझे ये बताओ।
इस रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आई थिंक 5। पहला नॉन जीरो यहीं से शुरू हो गया मेरा 1 से, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेरे 5, है ना। तो 5, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, कितने तक करेंगे हम? सॉरी, क्या रिजल्ट आया था हमारे पास? 18.375। अगर मुझे इसको 3 तक लेके जाना, तो 3 मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 के बाद क्या है? 7, तो मैं यहाँ पर एक इंक्रीज कर दूंगी, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 18.4। अगर कहा जाए कि इसको सिर्फ और सिर्फ 2 तक रखो, क्या रखो? 2 तक रखो, 2 तो मेरे यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद क्या है? 0.3 आ रहा है, तो मैं 0.3 को छोड़ दूंगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 80। क्लियर? तो हमें देखना है कि हमें रिजल्ट को कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर के जाना है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर, जब भी हम कोई रिजल्ट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि वो कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी। तो हमें क्या देखनी है? उसकी एक्यूरेसी देखनी है। हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट है, ये हम चेक करेंगे अपने रिजल्ट में। तो देखो, रिजल्ट में एक्यूरेटी, अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, है ना, मान लो, अच्छा देखो, अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैंने लिखा 9/4, तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, एक बार तो मैं लिख दिया 2.2, सिर्फ यहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया और छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने 9/4 को 2.222 इतने तक कैलकुलेट कर दिया। आपको क्या लगेगा कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? जब हमने 2.2 तक किया, अब हमें तो नहीं पता, इसके बाद 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी, कुछ भी हो सकता था, बट यहाँ पर तो हमें पॉइंट के बाद 3 उसका पता है, डिजिट का। तो इसका मतलब जो हम ज़्यादा पॉइंट के बाद जिसमें जितनी ज़्यादा डिजिट है, मैं कहूँ जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्यूरेसी के लिए क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं 2 लिखूँ, एक मैंने लिखा 5.0, एक मैंने लिखा 5.00, अब आप बताओ इसमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा? अभी मैंने कहा आपको कि पॉइंट के बाद जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखो, इसमें तो मैंने बताया था ना, पॉइंट सिस्टम में पहली नॉन जीरो देखो, उसके बाद सारे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें टोटल तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर और पॉइंट के बाद 1, तो इसमें टोटल तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर और पॉइंट के बाद 2। तो जिसमें पॉइंट के बाद ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट आएगा, दैट इज मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर अगर मैं मोर एक्यूरेसी की बात करूँ तो मेरा 5.00 वाला क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसमें हमने जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई किया है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, और इसमें सिर्फ 1 डिजिट तक, ठीक है। तो बस इसका भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो और यही थे हमारे पास जो मेन टॉपिक्स थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जहाँ से देखो छोटे छोटे टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थे, जो मुझे लगे, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लंबा चौड़ा भाषण दूँ, बस आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करना
ही इस सीरीज का मेन मकसद है। यहाँ पर मैं आपको ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक एंड शेयर विद द अदर्स। थैंक यू।